और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है, जिसे लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की, तो इस पर सियासत भी लगातार जारी है। 10 लाख बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सीएम की घोषणा के मुताबिक अब तक करीब 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है, तो 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सरकार नौकरी देगी उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। बिहार की 9 अलग अलग एजेंसियां लगभग 2,75,000 बहाली निकाल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई एजेंसियों ने बहाली निकाली भी है, तो कुछ अभी इस प्रक्रिया में है। बीपीएससी 1,20,000 पदों पर बहाली निकालेगा। एसएससी में 21,506 बहाली निकलने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 65,950 बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 2,718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 452, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में 47,400, राज्य स्वास्थ्य समिति में 12,895 और IGIMS में 583 पदों पर बहाली होगी। चुनाव से पहले सरकार ठेके यानी संविदा पर सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से निकल रही बम्पर बहाली को लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। हालात तेजस्वी यादव यह है कि आपके परिवार की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नौकरी आपके पापा ने दिया था, तो उसको जमीन लिखना पड़ा था, और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश अंकल ने नौकरी दिया तो न जमीन लिखना पड़ा, न कोई रुपए का निवेश करना पड़ा। 24 लाख स्वरोजगार के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर में अगर विमर्श होगा तो बिहार रोजगार के मामले में नंबर 1। पक्ष के साथी ये कहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमने वो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य के मुखिया और सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही उनके कहने पर होती है, लेकिन उनके अपने सपोर्टर को मूर्ख समझते हैं कि मेरी बात को मान लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। तो आरजेडी बिहार में निकल रही सरकारी बहालियों की क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी आरोप लगा रहा है कि ये बहाली एनडीए सरकार की नहीं, महागठबंधन सरकार की है। बिहार में बहाली का सिलसिला तेजस्वी यादव के कारण शुरू हुआ और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी ये सब घोषणाएं हुई थी। पूरा किया, आपका क्या संकल्प है? आपने तो नरक में ढकेल दिया है। जो लोग लाठियां खाया है अभ्यर्थी, वो भूल रहा है क्या? आपको भरम में जी रहे हैं। अरे बिहार की सरकार तो एक व्यक्ति चला रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी सीएम नीतीश जी अचेत है। जितनी गाल बजाना है बजा लो, लेकिन बिहार का बच्चा और जर्रा जर्रा में ये बात है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। चुनावी साल में बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार है, तो राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात जाति जनगणना पर जारी सियासत की करते हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया, पर इसका क्रेडिट हर कोई ले रहा है। तेजस्वी यादव 2 कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है।
राजनीति किसी सिनेमा से कम नहीं है। इसमें कई किरदार हैं और फिल्मों की तरह ही इसमें डायलॉग्स की भी कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ही डायलॉग अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी के साथ ही उनकी पार्टी के सभी नेता भी ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि जातीय जनगणना का क्रेडिट लालू प्रसाद को ही जाता है और आगे वो सरकार से और भी कई फैसले लेने का दबदबा बनाएंगे। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है, उनमें पिछड़े से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था, उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार करना। मैं जानता हूं कि जो बात आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी ने पहले कहा था, उससे उपहास, जातिवाद की संज्ञा दी गई थी और आज आखिरकार संघियों को, भाजपाइयों को ये बात माननी पड़ी। जाति जनगणना पर आरजेडी अपनी पीठ आप ही थपथपा रहा है। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव को मुर्गे की संज्ञा दे दी है। मुर्गा को लगता है कि उसके बांग देने से ही सुबह होती है, लेकिन असलियत सभी को पता है। तेजस्वी यादव जी को भी मुर्गे की तरह गलतफहमी हो गई है। किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी का हित देखती है। तेजस्वी यादव जी के पास अब चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा, इसलिए तिलमिलाए हुए झूठे वादे और दावे की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। मोदी सरकार ने बिहार में चुनाव से पहले विरोधियों के सामने जातीय जनगणना की गुगली डाल दी। जिस मांग को विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता था, उसे पूरा करके मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। विपक्ष विरोध तो नहीं कर सकता, लिहाजा क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे, बात महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर चल रही टेंशन की करते हैं। देखिए, पहले बिहार में तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस और वीआईपी की दावेदारी ही सिरदर्द बन रही थी। अब एक और सहयोगी जेएमएम ने भी 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा रहा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने रह गए हैं। चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है। महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बदलने का दम भर रहा है, पर बात जब सीट शेयरिंग की होती है तो सबके सुर अलग अलग सुनाई देते हैं। अब तक बिहार में कांग्रेस और वीआईपी सीटों को लेकर दावेदारी कर रही थी। अब जेएमएम ने भी बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जेएमएम ने दलील दी कि जब झारखंड में चुनाव हुए तो हमने आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी। अब आरजेडी से भी उन्हें ऐसी ही उम्मीद है। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको। वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। जेएमएम की ये मांग आरजेडी के लिए मुसीबत क्यों बन सकती है, इसे समझने के लिए आप पहले बिहार विधानसभा का गणित समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं। कांग्रेस पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो 70 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वीआईपी के मुकेश सहनी भी 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोक चुके हैं। अब जेएमएम ने 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेफ्ट पार्टियां पिछले चुनाव में 29 सीटों पर लड़ी, तो इस बार भी वो इससे कम सीट नहीं चाहेंगी। यानी कुल 161 सीट पर सहयोगियों का दावा है। तो क्या महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी महज 82 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी? महागठबंधन में पहले से ही सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रखी है। अब सीट शेयरिंग में जेएमएम बिहार में अपने एहसान का भरपाया चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाना टेढ़ी खीर बन गई है। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर
एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मनोज तिवारी ने पटना में विपक्ष के सीएम नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ना कभी साइडलाइन थे और ना ही कोई शक्ति है जो उन्हें साइडलाइन कर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। अब मनोज तिवारी के इसी बयान पर बिहार में बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला, जबकि एनडीए ने उनके बयान का समर्थन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभाविक राजनेता हैं और पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा है और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही तो हमारा नारा है। मनोज तिवारी कोई नेता थोड़ी है, ये तो फूहर बयान देने में वीर है। अमित शाह है बीजेपी के कद्दावर नेता और वो स्पष्ट कह दिए हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो ये मनोज तिवारी रिकिया के पापा गाते हैं, गाने दीजिए, बात तो वही होगी जो अमित शाह चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के कठपुतली बाज बिहार में अब नजर आएंगे। कोई हरियाणा से आके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करके चला जाता है, तो ये अब आए हैं नीतीश कुमार जी की चरण चुंबक में लग गए हैं। भांति भांति के लोग भांति भांति के अपना बयानबाजी करेंगे। एनडीए के लोगों में सरफुटौल तय है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कई बार कहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिससे बवाल मच गया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को झोला ढोने वाली पार्टी बता दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। पिछलग्गू यानी कि पीछे पीछे घूमने वाला, उसे आप जिस दिशा में ले जाना चाहें उधर मोड़ दें। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इस पिछलग्गू शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है जो बस झोला ढोने का काम करती है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। प्रशांत किशोर के इस बवाली बयान पर कांग्रेस और आरजेडी भला चुप कैसे बैठते। कांग्रेस ने पीके को पेड वर्कर कहा तो आरजेडी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पे टिप्पणी कर सकता है पेड वर्कर। उस पेड वर्कर की इतनी ही हैसियत है कि जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, न कि लोकतंत्र के लिए, न कि सिद्धांत के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहाँ पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और दोनों ही ओर से बवाली बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे बयानों के वार आगे भी जारी रहने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण कुमार और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में वक्त है चुनावी वायरल का, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। मुंगेर में प्रशांत किशोर की सभा पर कुदरत ने पानी फेर दिया। दरअसल सभा से पहले तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई।
कीचड़ से सना मैदान और बिखरी हुई कुर्सियां। ये तस्वीर है मुंगेर के आरएसके विद्यालय मैदान की, जहां जनसुराज की सभा होने वाली थी। प्रशांत किशोर ने सभा को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। पंडाल, मंच, कार्यक्रम में आए हजारों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, सब कुछ थी। पर प्रशांत किशोर के कार्यक्रम स्थल से पहुंचने से पहले ही मौसम ने करवट बदली और आंधी पानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। आंधी इतनी तेज थी कि पंडाल उड़ गए, पानी से पूरा मैदान कीचड़ में सन गया। तूफान और बरसात ने पूरे कार्यक्रम स्थल का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सभी को लगने लगा था कि पीके कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचेंगे, पर प्रशांत किशोर न सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि सभा को संबोधित भी किया। सहरसा से एक नया ट्रेन खुलेगा, उस ट्रेन पर बिहार का श्रमिक बैठकर जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में, उसको जाने में आराम होगा। देखिए, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बिहार का बच्चा ट्रेन में बैठ के मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने। होना चाहिए, बारिश के कारण प्रशांत किशोर की सभा में सब कुछ तहस नहस हो गया और टूटे पंडाल के साथ बिखरी हुई कुर्सियों की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में बाहुबलियों का गुरु किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब है काली प्रसाद पांडे। काली पांडे गोपालगंज से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं। 80 और 90 के दशक में ये बिहार के तमाम बाहुबलियों के गुरु बन गए। अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों के कारण जेल की सजा काट चुके काली पांडे 1984 में गोपालगंज से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई थी। तत्कालीन समय में इनके साथ कोई पार्टी नहीं थी। ये निर्दलीय चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीत गए। 1884 के चुनाव में इन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले थे और पूरे देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले काली पांडे इकलौता लोकसभा के सदस्य बन गए थे, जिनके बाद उन्हें लोकसभा में सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि 1984 का वो वक्त था जब चुनाव में इन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले थे। और आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय टला बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर के पास आ गए थे 2 करकट। सीएम नीतीश कुमार पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा कोई ताकत नीतीश कुमार को नहीं कर सकती साइडलाइन। सीएम नीतीश ने राजगीर खेल अकादमी में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का किया लोकार्पण। नई व्यवस्थाओं के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकेंगी प्रतियोगिताएं। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा बिहार में कांग्रेस का वजूद नहीं, आरजेडी की झोला ढोने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। पीके के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का पलटवार, कहा प्रशांत किशोर खुद ही दूसरों का झोला ढोने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया समर्थन, कहा पीके सही कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस का वजूद नहीं है। जामताड़ा के रानीडीह में पीए की शादी में खाना बनाते दिखे मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। मेहमानों को खाना परोसते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जाति जनगणना के फैसले के बाद आरजेडी का बयान, पूरे देश में नए सिरे से आरक्षण लागू करे सरकार। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का मंत्री श्रवण कुमार ने किया स्वागत, बोले जाति के आधार पर जनगणना सही है। नवादा में एनडीए नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति जनगणना के फैसले का किया स्वागत। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है का दिया नारा। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री ऋतुराज सिन्हा का पलटवार, कहा तेजस्वी की राजनीति समाजवाद नहीं, जातिवाद के रास्ते परिवारवाद की रोटी सेकने का माध्यम। महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले सीएम कैंडिडेट को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। जमुई में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, मीडिया से बोले वर्तमान सरकार से उब चुकी है जनता। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव का सेट किया एजेंडा, सीएम नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।
पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का बयान, बोले आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, बोले आतंकी हमले पर राजनीति ठीक नहीं, जल्द आतंकियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सासाराम के विक्रमगंज में रैली को संबोधित करेंगे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, तैयारियों में जुटे आरएलएम कार्यकर्ता। सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और अंबेडकर की फोटो को दूध से नहलाया, जाति जनगणना के फैसले पर राहुल गांधी को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी को दूध से नहलाने पर बीजेपी ने ली कांग्रेस की चुटकी, कहा हिंदू धर्म में जिंदा रहते दूध से नहलाने की परंपरा नहीं। बीजेपी के तंज पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार का पलटवार, कहा भारत में हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जाति जनगणना का क्रेडिट लेने पर विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा 50 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जाति जनगणना। जेडीयू एमएलसी रविंद्र सिंह ने जाति जनगणना के फैसले का किया स्वागत, केंद्र सरकार और नीतीश कुमार को दी बधाई। पटना के फुलवारी शरीफ में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू, 25 इंजीनियर मशीनों का कर रहे हैं परीक्षण। गया में कल होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, आजाद पार्क में होगी विशाल जनसभा।